नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी आज हम पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी और चंद्रमा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं और जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चनों की हेल्प से हम इनकी डिटेलिंग जानेंगे, यानी डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। एक बात जो मेरे सामने बार बार आ रही है वो ये है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। वीडियो के लंबी होने के पीछे एकमात्र कारण जो है वो ये है कि जो भी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो डिटेल में पढ़ रहे हैं। आप चीजों को इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना मात्र 5% है। यानी ये कहा जा सकता है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस बात को आप जरा सा भी मत सोचिए कि वीडियो लंबी है। और सच्चाई ये भी है कि अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो आपको थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा समय देना ही पड़ेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहां से हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। पृथ्वी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक एक करके हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। यानी अगर पृथ्वी को हम सूर्य के रेफरेंस में देखते हैं, ठीक है, तो सूर्य के बाद जो पहला ग्रह आता है बुध, फिर आता है शुक्र और फिर आता है पृथ्वी। यानी सन के बाद क्या आता है? मरकरी, वीनस और अर्थ। यानी पृथ्वी जो है, हमारा अर्थ जो है, वो सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है। अगला जो पॉइंट है वो है, हमारी पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर का है। ये एवरेज है, ठीक है। यानी जो पृथ्वी का जो व्यास है वो, अगर हम पोल्स की बात करें, पोल टू पोल जो व्यास है, जो डायामीटर है, वो थोड़ा सा कम है और जो इक्वेटर पर जो डायामीटर है वो थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। इतने बड़े आकार के साथ यह सौरमंडल का पांचवा बड़ा ग्रह है। यानी सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है। जो पृथ्वी का नंबर आता है बड़े से छोटे के बीच, तो पृथ्वी 5वें नंबर पर है, यानी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी सबसे बड़ा स्थलीय ग्रह है। स्थलीय ग्रह होने का मतलब टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन से हैं? 4 प्लेनेट, जो कि पहले वाले 4 हैं, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये जो 4 ग्रह हैं इनको एक ग्रुप में रखा गया है और उसको नाम दिया है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, यानी स्थलीय ग्रह। स्थलीय ग्रह में जो अपना पृथ्वी है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पृथ्वी का नीला होने का कारण इस ग्रह पर मौजूद जल है। यानी पृथ्वी नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा है, यानी जल मौजूद है। जैसे समुद्रों में जो जल है, अगर हम इसको अंतरिक्ष से देखेंगे तो जल का यानी पानी का जो कलर है, ब्लू कलर है, वो रिफ्लेक्ट होता है और हमें पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, अर्थ एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। अब देखिए, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, ये आप जानते हैं। पृथ्वी पर जीवन संभव होने के पीछे जो मेन रीजन है वो यही है कि यहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता है, यानी ऑक्सीजन यहां पर अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां पर कितनी ऑक्सीजन है? यहां पर है 21% ऑक्सीजन। 21% यानी 21% ऑक्सीजन यहां पर अवेलेबल है। इसके बाद है, पृथ्वी की सतह यानी सरफेस 71% पानी से ढकी हुई है और 29% जमीन है। यानी अगर टोटल अर्थ सरफेस देखा जाए उसमें से 71% पर क्या है? पानी है, यानी वाटर है, और जो 29% है वो क्या है? हमारी जमीन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको आंकड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद है, पृथ्वी सौर मंडल के सबसे अधिक घनत्व वाले ग्रहों में गिना जाता है और इसका जो औसत घनत्व है वो 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है।
प्रति घन सेंटीमीटर। इस बात को आप याद रखेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पृथ्वी जो सबसे घना ग्रह है उसका मतलब क्या है। पृथ्वी का घना होने से मतलब है इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, कितना द्रव्यमान है, ये हमारा घनत्व होता है, डेंसिटी होता है। ठीक है, तो यहां पर समझेंगे, अगर हम 1 सेंटीमीटर का बॉक्स लेते हैं, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा, तो इस बॉक्स में पृथ्वी का सेक्शन डाला जाता है, तो उस सेक्शन का जो वजन आएगा, द्रव्यमान आएगा, वो हमारा 5.5 ग्राम आएगा। इस बात को आप समझ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, अर्थ सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसकी सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। देखिए, अर्थ को 7 प्लेटों में बांटा गया है। अर्थ के जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है, पृथ्वी का जो सरफेस है, उसके नीचे 7 टेक्टोनिक प्लेट हैं। यानी 7 प्लेटों में अर्थ को डिवाइड किया गया है। बड़े बड़े प्लेट्स हैं, ठीक है, जो कि लावा के ऊपर तैरते रहते हैं। तो अर्थ केवल ऐसा ग्रह है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर 7 टेक्टोनिक प्लेट है, यानी जिस पर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। आंतरिक निकेल आयरन कोर की उपस्थिति के कारण पृथ्वी के पास एक मजबूत चुंबकीय अक्षेत्र है। यानी पृथ्वी एक ग्रह ऐसा है जहां पर चुंबकीय अक्षेत्र किसकी वजह से है? आयरन और निकेल की वजह से। देखिए क्या है, जो पृथ्वी का आंतरिक कोर है, यानी इंटरनल कोर है, उसमें मोल्टन मास है। और वो मोल्टन मास मतलब पिघला हुआ पदार्थ है। पिघले हुए पदार्थ में क्या क्या चीजें हैं? उसमें है आयरन और निकेल। आयरन और निकेल, अब वो इतना ज्यादा गर्म है, इतना ज्यादा पिघला हुआ है कि वो क्या है, आयंस में कन्वर्ट हो गया। जो आयरन है और निकेल है वो आयंस की फॉर्म में है। आयंस आप जानते हैं, धनात्मक आयन, ऋणात्मक आयन, यानी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो वो आयंस क्या करते हैं, जब पृथ्वी रोटेट करती है तो वो आयंस रोटेट नहीं कर पाते। आयंस ऐसे कैसे रहते हैं और पृथ्वी ऐसे घूमती रहती है, तो आयंस बना देते हैं करंट, और करंट की वजह से बन जाती है पृथ्वी के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड। ये आप साइंस स्टूडेंट अच्छे से समझते होंगे। आपको क्या करना है, बस इतना समझना है कि जो पृथ्वी के कोर के अंदर आयंस हैं, आयंस की वजह से क्या है, पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है, पृथ्वी के पास एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम चंद्रमा है। अब देखिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यानी नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा के बारे में आज ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए अगला पॉइंट क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.46 डिग्री झुकी हुई है। इस वजह से हम अलग अलग ऋतुओं का अनुभव कर पाते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुएं कैसे बनती हैं, यानी पृथ्वी पर सीजन बनने का क्या कारण है। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक कारण तो क्या है कि पृथ्वी का जो अक्ष है, रोटेशन एक्सिस है, वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है ऑर्बिटल एक्सिस से। यानी जो पृथ्वी की कक्षा है उसके अक्ष से जो पृथ्वी का रोटेशन एक्सिस है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, दूसरी वजह क्या है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। तो पृथ्वी का, अर्थ का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना और पृथ्वी की एक्सिस का 23.5 डिग्री झुका होना, ये दोनों मुख्य कारण है जिसकी वजह से ऋतुओं का हम अनुभव कर पाते हैं। अब इस चीज को समझते हैं कैसे झुकी हुई है। अब ये देखिए, यहां पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है 23.5 डिग्री का, 23.5 लगभग डिग्री का जो कोण है वो पूछा जा सकता है, और एक जो अगला कोण है वो है 66.5 डिग्री का। अब ये अलग अलग कोण कैसे पूछे जा सकते हैं, यहां पर देखिए। देखिए ये जो येलो कलर का पार्ट है ये है हमारा सूर्य, ये सूर्य है, और जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काटती है, देखो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काटती है, तो ये जो एक्सिस हो गई, ये जो ब्लू कलर की जो एक्सिस है,
ये एक्सिस है ऑर्बिटल एक्सिस, यानी ऑर्बिट की एक्सिस। जो पृथ्वी का ऑर्बिट है ना, पृथ्वी की जो कक्षा है ना, उसका एक्सिस है। इस एक्सिस के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, चक्कर काटती है। अब देखिए पृथ्वी है जो ग्रीन वाली है और ये वाली जो ब्लू लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। और जो रेड वाली जो लाइन है, रेड वाली है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी धरती की, पृथ्वी की घूर्णन करने का अक्ष, घूर्णन करने का, यानी इसके चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, रोटेट करती है। यानी जो रेड वाली जो एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, इसके चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, रोटेशन करती है, ठीक है। तो पृथ्वी की रोटेशनल एक्सिस कितने डिग्री पर झुकी हुई है, 23 डिग्री पर झुकी है। अब देखिए जो ये वाली एक्सिस है, ब्लू वाली एक्सिस है, ये इसके पैरेलल है, ये ग्रीन वाली इसके पैरेलल है, ठीक है, ब्लू वाली के, जो सन में से पास कर रही है, ठीक है। अगर जो हमारी रोटेशन एक्सिस लाल वाली इसके बिल्कुल इसी के ऊपर होती, इसी ग्रीन वाली के ऊपर होती, तो क्या होता, इनके बीच में 0 डिग्री एंगल होता। लेकिन जो रेड वाली है वो ग्रीन वाली से लगभग 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। अब ये जितने एंगल पर झुकी है, इसको बोलते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो अक्ष है, वो कक्षा के अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का रोटेशनल एक्सिस, आप देखिए ये एक प्लेन है, जैसे पृथ्वी ऐसे घूमती है ना सन के चारों ओर, तो एक प्लेन बन जाता है। जो ये आपको एलिप्स की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये एक प्लेन है, ऑर्बिटल प्लेन। अगर ऑर्बिटल प्लेन से एंगल नापा जाए तो ये कितना है, 66.5 डिग्री का एंगल है। 66.5 डिग्री का एंगल पृथ्वी की जो रोटेशन एक्सिस है वो प्लेन से, यानी इस कक्षा के समतल से लगभग 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इन दोनों चीजों को आप समझेंगे कि जो पृथ्वी का अक्ष है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, किससे, ऑर्बिट की एक्सिस से, ऑर्बिट की एक्सिस से। लेकिन इस समतल से, इस समतल से 66.5 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है पृथ्वी का रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर समतल से पूछा जाएगा, इस कक्षा के समतल से पूछा जाएगा तो 66.5, और एक्सिस से पूछा जाएगा तो कितना, 23.5। ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट है, अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी को अपनी एक्सिस के चारों ओर, मतलब एक्सिस पर ही ऐसे घूमने में, ठीक है, ऐसे घूमने में, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया। अब देखिए पृथ्वी क्या है, इस रेड वाली एक्सिस पर घूम रही है, ठीक है, इस रेड वाली एक्सिस के थ्रू घूम रही है। तो ये जो आपको ये चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है वो है 24 घंटे। लगभग 24 घंटे में क्या है, पृथ्वी अपना एक रोटेशन पूरा कर लेती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, पृथ्वी 4 मुख्य परतों से बनी हुई है, क्रमशः है आंतरिक कोर, बाह्य कोर, मेंटल और क्रस्ट, ठीक है। तो पृथ्वी की 4 लेयर्स हैं, ठीक है, मुख्यतः 4 लेयर्स हैं। पहले वाली का नाम है आंतरिक कोर, दूसरे वाली का जो सबसे अंदर है, सबसे अंदर कोर है, उसको बोलते हैं आंतरिक कोर, यानी इंटरनल कोर। उसके बाद आती है क्या, बाहरी कोर, यानी एक्सटर्नल कोर। उसके बाद आता है मेंटल, और मेंटल के बाद जो जिस पर हम खड़े हैं वो सरफेस, उसको बोलते हैं क्रस्ट। सबसे अंदर क्या है, इंटरनल कोर, फिर एक्सटर्नल कोर, फिर मेंटल, और सबसे ऊपर क्या है, क्रस्ट है, ठीक है। तो 4 लेयर से पृथ्वी बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है, ये आपको अच्छे से पता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो इसे सूर्य की शक्तिशाली और हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है। अब देखिए ओजोन है क्या, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन क्या है। ओजोन O3 इसका फॉर्मूला है, ऑक्सीजन से बनती है लेयर। ये हमारे वायुमंडल में एक लेयर बनाती है जो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट रेज मनुष्य को हानि पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। कैसे,
स्किन कैंसर होकर, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें स्किन कैंसर हो सकता है। तो इससे हमारी रक्षा कौन करती है? ये ओजोन लेयर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। आजकल ये माना जाता है कि जो ओजोन लेयर है वो क्या है, डिप्लीट हो रही है, यानी इसका ये खत्म हो रही है, इसका ह्रास हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा, पृथ्वी पर एक वर्ष ठीक 365 दिन नहीं बल्कि 365.2564 दिन का होता है। यानी जो पृथ्वी पर दिन है ना वो प्योर 365 दिन का नहीं होता, ठीक है, 365 दिन से भी कुछ ज्यादा का होता है, यानी 6 घंटे, लगभग 6 घंटे ज्यादा का होता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें इसी में ऐड कर रखा है, यह अतिरिक्त 0.2564 दिन। अब 0.2564 दिन कितने, लगभग कितने घंटे हो जाएंगे? लगभग 6 घंटे हो जाएंगे। 5 घंटे कुछ मिनट और कुछ सेकंड, ठीक है, लगभग 6 घंटे हो जाएंगे। अब ये क्या करते हैं, 6 घंटे एक साल में एक्स्ट्रा हो गए, 2 साल में 6 घंटे और 12 घंटे, 3 साल में 18 घंटे और 4 साल में 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। इसीलिए 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है जिसमें फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, एक दिन बढ़ जाता है, हर चौथे साल में एक दिन इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो पृथ्वी का जो समय है परिक्रमा पूरी करने का, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पूरी करने का जो समय है वो 365 दिन, उससे ज्यादा 6 घंटे और है, यानी 365.2564 दिन है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, देखिए ये पृथ्वी की क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ठीक है, इस तरीके से सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, आप इसको ध्यान से देखिए। अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान देना है, एक चीज पर, वो क्या है कि पृथ्वी की जो एक्सिस है वो थोड़ी सी झुकी हुई है। आप ध्यान देंगे कि पृथ्वी की जो रोटेशन एक्सिस है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, आप यहां पर भी देख पा रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी ऐसे करके घूमती है, थोड़ा सा टिल्ट होके घूमती है, ठीक है, और वो कितना टिल्ट है, वो है 23.5 डिग्री का टिल्ट, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है, पृथ्वी सूर्य से एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू का मतलब यहां पर क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है। अब एयू क्या है, एयू सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। अब देखिए जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो मानी गई है उसको एक इकाई के रूप में व्यक्त किया गया है। अब देखिए बहुत सारे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उन सब की दूरी का अनुमान लगाने के लिए एक इकाई चाहिए थी। अब उस इकाई को कैसे बनाया गया है कि जो सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी है वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो पृथ्वी से बृहस्पति की दूरी निकाली जा सकती है, सूर्य से कहीं की भी दूरी निकाली जा सकती है, यानी सूर्य से किसी भी ग्रह की दूरी हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में निकाल सकते हैं, यानी इस इकाई में निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सूर्य से पृथ्वी तक की जो दूरी है वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एक एयू है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, पृथ्वी के बारे में एक खास बात यह है कि यह सूर्य से जिस दूरी पर है उसे गोल्डीलोक जोन कहा जाता है। अब देखिए एक खास बात, क्या खास बात है कि पृथ्वी जिस दूरी पर है, सूर्य से जिस दूरी पर है उतनी दूरी पर एक सुटेबल टेम्परेचर है, ठीक है। अगला पॉइंट यही है कि क्योंकि इस दूरी पर सूर्य का तापमान अर्थ की सतह पर पानी को बनाए रखने में मदद करता है। अब देखिए सूर्य से हमें क्या मिलती है, रेडिएशंस मिलती है, लाइट मिलती है, हीट मिलती है, ठीक है, और जो सूर्य के नजदीक ग्रह हैं वहां पर पानी ना होने का एक कारण यह भी है कि सूर्य की वजह से वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सूर्य के नजदीक होने की वजह से टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, और टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पर एटमॉस्फेयर बनना इंपॉसिबल हो जाएगा, वहां पर ना तो ऑक्सीजन मिलेगी ना ही पानी मिलेगा, सब सारा का सारा पानी क्या है, उड़कर खत्म हो जाएगा, उबलकर वाष्प बनकर चला जाएगा, ठीक है, तो वहां पर पानी संभव नहीं हो सकता। लेकिन पृथ्वी सूर्य से कुछ इस तरीके के डिस्टेंस पर है कि यहां पर क्या है, पानी
जो है वो पॉसिबल हो पाया, पानी का बनना पॉसिबल हो पाया, एनवायरमेंट पॉसिबल हो पाया। ठीक है, तो यहां पर जो पानी की मौजूदगी है वो संभव एक इसीलिए हो पाई क्योंकि ये सूर्य से बहुत ही अच्छी दूरी पर है। ठीक है, इस दूरी को क्या कहा जाता है, इस जोन को क्या कहा जाता है, इस जोन को कहा जाता है गोल्डीलॉक जोन, यानी एक ऐसा जोन जहां पर जीवन संभव है, इसको कहा जाता है गोल्डीलॉक जोन। तो अर्थ कहां पर है, गोल्डीलॉक जोन में। ठीक है, इसके बाद जो ये सारे क्वेश्चन हैं वो पृथ्वी से संबंधित क्वेश्चन हैं जो कि पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए, सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये है पृथ्वी। सौरमंडल का एकमात्र कौन सा ग्रह जिस पर जीवन संभव है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये है पृथ्वी। पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। इसकी विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास कितना है, अब इस चीज को हम ग्लोब से समझेंगे। अब देखिए, ये आपको ग्लोब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये इसका पोल है, नॉर्थ पोल, और ये जो नीचे वाला है जहां पर ये मेरा दूसरा हैंड है, ये है साउथ पोल। ठीक है, तो ये हमारी रोटेशन एक्सिस है। ठीक है, जो ये मेरी उंगली है, ये मेरी इसकी पृथ्वी की क्या हो जाएगी, रोटेशन एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, रोटेशनल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो इसके चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, रोटेशन एक्सिस के चारों ओर क्या करती है, रोटेट करती है, जैसे लट्टू घूमता है, जैसे ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, जो पृथ्वी का जो आकार है, पृथ्वी की जो शेप है, वो परफेक्टली स्फीयर नहीं है। ठीक है, परफेक्टली स्फीयर नहीं है, यानी गोलाकार नहीं है, गोला नहीं है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी क्या है, अपने पोल से, जैसे अगर हम इस ग्लोब को थोड़ा सा ऐसे प्रेस करेंगे दोनों पोल से, तो क्या है, जो दोनों पोल्स हैं वो अंदर धस जाएंगे। ठीक है, पृथ्वी अपने ध्रुवों पर अंदर की ओर धसी हुई है। ठीक है, आप इसको कैसे समझेंगे, अंदर की ओर, दोनों पोल से अंदर की ओर झुकी हुई है। ठीक है, धसी हुई है। तो क्या होगा, जब यहां पर हम प्रेस करते हैं, दोनों पोल्स को प्रेस करते हैं अंदर की तरफ, तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये बाहर निकल जाएगा। ये बाहर निकलेगा तो हम क्या कहेंगे कि पृथ्वी जो है वो, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से पर क्या है, पृथ्वी बाहर की ओर उभरी हुई है और क्या है, पोल्स पर क्या है, धसी हुई है। तो पृथ्वी की इस शेप को एक नाम दिया गया है जियोइड शेप। जियोइड शेप। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि इसका विषुवतीय व्यास क्या है। विषुवतीय व्यास का मतलब होता है जो इक्वेटर टू इक्वेटर है। देखिए, ये इक्वेटर का पॉइंट है और ये भी इक्वेटर का पॉइंट है। ठीक है, जो आमने सामने पर जो पॉइंट्स हैं इक्वेटर टू इक्वेटर, अगर उनको मिला देंगे तो एक डायामीटर निकलता है। तो जो डायामीटर इक्वेटर टू इक्वेटर होगा वो कितना है, वो 12,756 किलोमीटर का है। लेकिन अगर हम पोल टू पोल नापेंगे, पोल टू पोल नापेंगे, अगर हम डायमीटर पोल टू पोल नापेंगे, जैसे कि आपको पता है कि पोल्स क्या हैं, धसे हुए हैं, तो पोल टू पोल डायमीटर कुछ कम है। वो कितना है, 12,714। ठीक है, 12,714। तो इस वजह से हमें ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास यानी इक्वेटर टू इक्वेटर जो डायमीटर है वो 12,756 किलोमीटर का है, और जो हमारा पोल टू पोल है वो डायमीटर हमारा 12,714 का है। इन दोनों का एवरेज करके हम पृथ्वी का क्या निकालते हैं, डायमीटर निकालते हैं, ओवरऑल डायमीटर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है। देखो, अपने अक्ष पर का मतलब होता है, जैसे देखिए इसको दोबारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर ये रोटेशन करती है, एक चक्कर कितना टाइम में लगाती है। मान लो अगर मैं ये देखता हूं, ये हमारा यहां पर, ये देखिए ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया आपके सामने है, ये चक्कर लगाती है ऐसे। ठीक है, और ऐसे चक्कर लगाने में इंडिया फिर से आपके सामने आता है, तो कितना समय लगेगा, यानी एक रोटेशन कब कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होता है लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। ये एग्जैक्ट टाइमिंग है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, यानी लगभग 24 घंटे। ठीक है, आप 4 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे तो क्या है, लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है।
ठीक है। अब ये पश्चिम से पूर्व घूमती है, याद रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो स्पीड है वो क्या है, वो है 610 किलोमीटर प्रति घंटा। 610 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये क्या है, ये रोटेट कर रही है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है पृथ्वी की इस गति को क्या कहते हैं। अब देखिए, रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं, आपको पता है, दिन और रात। और कितने घंटे में रोटेशन कंप्लीट होता है, लगभग 24 घंटे में। तो इसको हम घूर्णन यानी दैनिक गति कहते हैं, दिन बनते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, दैनिक गति। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। अब देखो, परिक्रमा मैंने आपको बताया था, परिक्रमा होती है ये वाली, ठीक है, ये परिक्रमा और ये परिभ्रमण। ठीक है, ये परिभ्रमण होता है और ये परिक्रमण होता है। तो परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, ये है लगभग 365 दिन 5 घंटे और 59 मिनट 16 सेकंड, लगभग 365 दिन 6 घंटे लगभग। ठीक है, इतना समय क्या है, पृथ्वी को चक्कर लगाने में लग जाता है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में लग जाता है। अगला क्या है, सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी की इस परिक्रमा को क्या कहते हैं। यानी जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वार्षिक गति। वार्षिक गति, क्योंकि एक वर्ष कितने समय का होता है, 365 दिन का होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वार्षिक गति यानी परिक्रमण। ये हम आपको बता चुके हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सौर वर्ष। क्या बोलते हैं, सौर वर्ष। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, ये है 23.5, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, दो वजह हैं, एक तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, परिक्रमा करना, दूसरा क्या है, पृथ्वी के अक्ष का 23.5 डिग्री पर झुका होना। ये दोनों मुख्य कारण है जिसकी वजह से पृथ्वी पर क्या है, ऋतुएं बन पाती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े किसके कारण होते हैं। देखो, पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े होने के पीछे है वार्षिक गति, यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर काटना ही असली वजह है पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े होने का। ठीक है, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है। आप देखिए, आप एक क्वेश्चन जानते हैं क्या, कि पृथ्वी की बहन कौन सा ग्रह है, पृथ्वी की बहन कौन है, शुक्र ग्रह है। तो शुक्र ग्रह इसलिए पृथ्वी की बहन मानी जाती है क्योंकि ये पृथ्वी के आकार और पृथ्वी जैसी ही दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी की आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान है शुक्र ग्रह। अगला जो क्वेश्चन है, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह, क्योंकि जल का कलर, पानी का कलर ही रिफ्लेक्ट बैक होता है जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देख रहे होते हैं और पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देती है, ये आप अच्छे से जानते हैं। इसके बाद है, पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष कितना कोण बनाता है। देखो, पृथ्वी का अक्ष यानी पृथ्वी का रोटेशन एक्सिस उस सरफेस से, है ना, ऑर्बिटल प्लेन से कितने डिग्री पर झुका हुआ है, 66.5। 66.5। आप एक बार दोबारा से उसी पॉइंट पे जाइए जहां पर वो पिक है और देखिए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अगला पॉइंट है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपसे पूछा गया है। बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी में और अल्फा सेंचुरी में। देखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा तो सन है। क्या है, पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला तारा सन है, सूर्य है। लेकिन पृथ्वी से सूर्य को छोड़कर सबसे नजदीक वाला तारा वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी से जो सबसे नजदीक तारा है सूर्य को छोड़कर वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो एक ग्रुप का हिस्सा है, एक तारों के समूह का हिस्सा है, ग्रुप का हिस्सा है। उस ग्रुप को कहा जाता है अल्फा सेंचुरी। क्या कहा जाता है, अल्फा सेंचुरी। तो ग्रुप अपना क्या है, अल्फा सेंचुरी है। उस ग्रुप का एक मेंबर, एक तारा जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, वो पृथ्वी से सबसे कम डिस्टेंस पर है, पृथ्वी के सबसे नजदीक है। अगर हम सन को भूल जाते हैं
तो अगला जो क्वेश्चन है वो यही है कि यह किस समूह का तारा है। जो अपना प्रोक्सिमा सेंचुरी है वो अपने अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए सिजगी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिजगी क्या है ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना सिजगी कहलाता है। एक ऐसा समय जिसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही लाइन में हो जाते हैं वो क्या कहलाता है? सिजगी कहलाता है। इस तरीके से हमने अर्थ को कंप्लीट किया है। अब हम चंद्रमा से संबंधित उन सभी क्वेश्चनों को कवर करते हैं जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहीं पर हम चंद्रमा को क्या है कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? जो हमारा मून है, मून के सरफेस को और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को जो साइंस डिस्कवर करती है उसका नाम है सेलेनोलॉजी। क्या कहेंगे? सेलेनोलॉजी। आप इसको पढ़िए, सेलेनोलॉजी। एक ऐसा विज्ञान जो किसकी? चंद्रमा की सतह और चंद्रमा के आंतरिक स्ट्रक्चर को पढ़ पाता है वो है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? जो चंद्रमा पर धूल के बड़े बड़े मैदान हैं उनको हम कहते हैं शांति सागर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद है चंद्रमा का उच्चतम पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचाई पर जो पर्वत है, चंद्रमा पर भी एक पर्वत है जिसको कहा जाता है लेबनीज पर्वत, लेबनीज माउंटेन। ये कहां पर है? चंद्रमा पर है। सबसे ऊंचा पर्वत लेबनीज पर्वत है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि लेबनीज माउंटेन कौन से ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? तो ये चंद्रमा उपग्रह से संबंधित है। इसके बाद यह चंद्रमा के किस ओर स्थित है? जो लेबनीज पर्वत है वो किस साइड है? वो है हमारा दक्षिणी ध्रुव पर, यानी सदर्न पोल पर। सदर्न पोल पर क्या हमारा लेबनीज माउंटेन है। इसके बाद है चंद्रमा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसको जाना जाता है जीवाश्म ग्रह के नाम से भी, यानी फॉसिल्स प्लैनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है, फॉसिल्स प्लैनेट। ठीक है, इसका नाम फॉसिल्स प्लैनेट क्यों है अगर हम 1 मिनट के लिए डिस्कस करें तो देखिए ऐसा माना जाता है कि बहुत पुराने समय, बहुत समय पहले क्या हुआ है, पृथ्वी एक एस्टेरॉइड से टकरा गई थी। एस्टेरॉइड से टकराने के बाद पृथ्वी का एक हिस्सा उससे टूटकर अलग हो गया और जो वो हिस्सा अलग हुआ था वही आज चंद्रमा है। तो क्या है? पृथ्वी का अवशेष ही चंद्रमा है, पृथ्वी का अवशेष ही चंद्रमा है, इसलिए इसको फॉसिल्स प्लेनेट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया हुआ है। अब है चंद्रमा को पृथ्वी के एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? यानी चंद्रमा को पृथ्वी की, ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, तो एक चक्कर पूरा करने में, एक परिक्रमा पूरे करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? ये है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और लगभग 11 सेकंड। देखो मैं यहां पर कहीं कहीं आपको दो समय मिलेंगे, एक तो 29 दिन का लगभग और एक 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। इनमें क्या डिफरेंस है इस चीज को समझते हैं। देखो डिफरेंस यहां पर दे रखा है 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और लगभग 3 सेकंड ये समय, और ऊपर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। ये दोनों अलग अलग कैसे हैं? एक तो है साइड रियल टाइम, साइड रियल टाइम, और एक होता है साइनोडिक टाइम, साइनोडिक पीरियड। दोनों अलग अलग कैसे हैं? अगर ऑब्जर्वर, देखिए यहां पर मैंने ऐड किया है, देखिए इसको ध्यान से समझेंगे हम इस पिक को। क्या है? अगर हम अर्थ पर ही हैं, अगर हम अर्थ पर ही हैं, यहां पर अर्थ पर ही हैं, तो क्या होगा? अर्थ पर ही मून को देख पा रहे हैं, अर्थ से ही मून को देख पा रहे हैं, यानी ऑब्जर्वर अर्थ पर है, धरती पर है और वो मून को देख रहा है। तो लगभग कितना? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में वो ये देखेगा कि सन एक परिक्रमा करके, पूरी एक परिक्रमा करके वापस उसी जगह पर आ गया है। कितने दिन में पता चल जाएगी उसको? उस ऑब्जर्वर को 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11 सेकंड में उसे लगेगा कि जो चंद्रमा है
वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करके वापिस उसी जगह पर आ गया है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करके वापिस उसी सेम प्लेस पर आ गया है। कितने दिन बाद पता चलेगा? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11 सेकंड में। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जर्वर कहां पर बैठा हुआ है? ऑब्जर्वर यहां सन पर बैठा हुआ है। ठीक है, सन से चंद्रमा को देख रहा है, तो सन पर बैठकर उसे क्या लगेगा कि जो चंद्रमा है वो अपनी सेम पोजीशन पर, ठीक है, जैसे उसने स्टार्टिंग किया भी चंद्रमा यहां पर है, ठीक है, और पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, ऑब्जर्वर बैठा है सन पर, तो उसे क्या लगेगा? उसे ये लगेगा कि जो चंद्रमा है अपने फिर से सेम पोजीशन पर 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और लगभग 3 सेकंड में सेम पोजीशन पर आता है। तो रेफरेंस बदलने से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से, ऑब्जर्वर की साइट बदलने से जो चंद्रमा की पोजीशन का जो समय है, एक चक्कर पूरा करने का समय है, वो अलग अलग हो जाता है। उसके पीछे कुछ कारण है। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन आप बस इतना समझिए कि ऑब्जर्वर की साइट बदलने से क्या हो जाता है, जो समय है वो बदल जाता है। ठीक है, और एक को बोलते हैं जो ये 27 घंटे 7 दिन 43 मिनट 11 सेकंड है, ये कब है? जब ऑब्जर्वर अर्थ पर ही है, तो इसे साइड रियल डे बोलते हैं, यानी साइड रियल पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड रियल पीरियड बोलते हैं, साइड रियल टाइम बोलते हैं। और अगर ऑब्जर्वर सन पर है, सूर्य पर बैठा हुआ है, और जब चंद्रमा की पोजीशन देख रहा है, तो सेम पोजीशन कितने दिनों में आती है? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और लगभग 3 सेकंड। इसको बोलते हैं साइनोडिक पीरियड। क्या बोलते हैं? साइनोडिक पीरियड। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो क्या है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देखने को मिलता है? सिर्फ और सिर्फ 57% भाग ही हम देख पाते हैं चंद्रमा का पृथ्वी से। ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? लगभग 1/8। यानी जो चंद्रमा का द्रव्यमान है, चंद्रमा का जो मास है, वो पृथ्वी के मास से 8 मतलब 1/8 भाग है, यानी 8वां हिस्सा ही है। ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान का, पृथ्वी के मास का चंद्रमा का जो मास है वो लगभग 8वां हिस्सा है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि क्या है? वही सूर्य के संदर्भ में, यानी अगर हम ऑब्जर्वर सन पर बिठा देते हैं और देखते हैं कि बताओ पोजीशन कितने समय में वापिस सेम पोजीशन आती है, तो ये लगभग 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट 3 सेकंड में आ पाती है। इसको बोलते हैं साइनोडिक पीरियड। तो अगला क्वेश्चन यही है, इस समय को क्या कहते हैं? इस समय को कहते हैं साइनोडिक मास या फिर चंद्रमास। साइनोडिक पीरियड या साइनोडिक पीरियड या चंद्रमास। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से हम अपने चंद्रमा को कंप्लीट करेंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको कुछ नॉलेज, बेहतरीन नॉलेज मिल रही है, और मुझे यह भी विश्वास है कि आप इस वीडियो को, इन वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे क्या? मंगल ग्रह, उसके बाद बृहस्पति ग्रह, फिर शनि, और इस तरीके से लगभग सारी ज्योग्राफी को एक एक टॉपिक करके कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।